में उत्तरार्ध के प्रिय बच्चों, आज हम काव्य प्रकाश के लेखक आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का हेतु क्या है, यानी काव्य का कारण क्या है जिससे उसकी निर्मिति हो जाती है, उसकी उत्पत्ति हो जाती है, इस विषय को लेकर के हम आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। बच्चों, आचार्य मम्मट इस विषय में कहते हैं, शक्तिर निपुणता लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इति हेतुस्तदुद्भवे। यहाँ केवल बात तो इतनी सी है, तदुद्भवे का हेतु तदुद्भवे तस्य उद्भवयति तदुद्भवः तस्मिन्निति तदुद्भवे। उसके उद्भव में, अर्थात किसके उद्भव में? काव्य के उद्भव में, काव्य की उत्पत्ति में, काव्य के निर्माण में हेतु क्या है, कारण क्या है जिससे उस काव्य की निर्मिति हो जाती है। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि शक्ति ही लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासः इति हेतु, अर्थात शक्ति यानी प्रतिभा। आचार्य मम्मट ने स्वयं ने इसके विषय में कहा है, शक्ति ही कवित्व बीज रूपः संस्कार विशेषः याम विना काव्यम न प्रसृतम व उपहसनीयम स्यात्। शक्ति का मतलब है कवित्व का बीज रूप संस्कार विशेष, जिसके बिना काव्य का प्रसार नहीं होता है या काव्य फैलता नहीं है। अगर फैल भी गया, उसके बिना, शक्ति के बिना या प्रतिभा के बिना, तो वह उपहसनीय होगा, अर्थात संसार में उसकी लोग हंसी उड़ाएंगे। इसलिए सबसे पहले काव्य की उत्पत्ति में शक्ति की आवश्यकता होती है। शक्ति का मतलब प्रतिभा। कवि में यदि प्रतिभा है, शक्ति है, तो उससे ही काव्य की उत्पत्ति हो सकती है। क्यों? क्योंकि वह कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष है, जिसके बिना काव्य का प्रसार नहीं होता, काव्य की निर्मिति नहीं हो सकती। ठीक है, फिर दूसरा हेतु क्या है? तो कहा कि दूसरा हेतु है निपुणता। निपुणता का मतलब है व्युत्पत्ति। और वह व्युत्पत्ति या निपुणता कैसे प्राप्त होती है कवि को? जिससे काव्य की उत्पत्ति में सहयोग मिलता है। शक्ति के समान वह भी काव्य की उत्पत्ति में हेतु बन जाती है। तो कह रहे हैं कि लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्। लोक का मतलब है स्थावर जंगमात्मक लोकवृत्त, संसार जिसको हम देख रहे हैं, जिसमें हम जी रहे हैं। स्थावर भी हैं, जंगम भी है जिसमें। तो ऐसे संसार का जो वृत्त है, उसकी जो घटनाएं हैं, उनको हमें जाननी चाहिए। और फिर है दूसरा शास्त्र। शास्त्र का मतलब यहाँ पर है काव्य शास्त्र। आचार्य मम्मट ने स्वयं ने कहा है, शास्त्राणाम छंदो व्याकरणा विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम इति। अर्थात शास्त्र का मतलब है जो काव्य शास्त्र के लिखे हुए ग्रंथ हैं। जैसे आचार्य मम्मट का स्वयं का काव्य प्रकाश, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, आचार्य विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, पंडितराज जगन्नाथ का रसगंगाधर, आचार्य कुंतक का वक्रोक्त जीवितम, ये सब क्या है? ये सब के सब काव्य शास्त्र हैं। क्योंकि इन सब के अंदर काव्य कैसे लिखा जाता है, काव्य किसको कहा जाता है, काव्य कितने प्रकार के हैं, इन सब विषयों को लेकर के वहाँ पर चर्चा हुई है। तो जो कवि है वह इन शास्त्रों को पढ़ेगा, इनका अवेक्षण करेगा, बार बार पढ़ेगा, समझेगा और उसके अनुसार व्यवहार करेगा, तो निपुणता की प्राप्ति होगी, व्युत्पत्ति की प्राप्ति होगी।
और फिर है काव्य, काव्य आदि। काव्य का मतलब है जो लक्ष्य ग्रंथ है, लक्षण ग्रंथ नहीं, क्योंकि शास्त्र तो है लक्षण ग्रंथ। जैसे आचार्य मोहम्मद का काव्य प्रकाश एक लक्षण ग्रंथ है, इसलिए वह काव्य शास्त्र है। लेकिन काव्य का मतलब होता है जैसे महाकवि श्री कालिदास का मेघदूतम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब क्या है? ये सब के सब काव्य हैं। तो इन काव्यों को जब हम बार बार पढ़ते हैं, सुनते हैं गुरु के मुख से, तो उनसे भी हमें क्या मिलता है? उनसे भी हमें निपुणता की प्राप्ति होती है। काव्य को लिखने की कवि को निपुणता प्राप्त होती है। आदि शब्द से क्या तात्पर्य है? क्योंकि काव्य शब्द से तो यहाँ पर स्वयं आचार्य ने लिखा है, मम्मट ने वृत्ति के अंदर, काव्यानाम च महाकवि संबंधिनाम, अर्थात काव्य का मतलब है महाकवियों से संबंधी जो काव्य ग्रंथ हैं, लक्ष्य ग्रंथ हैं। रामायण है, महाभारत है, रघुवंश है, किरातार्जुनीयम है, नैषधि चरितम है, शिशुपाल वधम है, ये सब के सब काव्य कहलाते हैं। और आदि शब्द से क्या तात्पर्य है? तो स्वयं ही ये स्पष्ट करे हैं, आदि ग्रहणाद इतिहास आदि नाम च विमर्शनाद व्युत्पत्ति। आदि के ग्रहण से यहाँ पर इतिहास आदि जो ग्रंथ हैं उन सब का भी ग्रहण हो जाता है। इतिहास ही हमें ज्ञात नहीं है तो ऐतिहासिक काव्य कैसे लिखेंगे, महाकाव्य कैसे लिखेंगे? इसलिए इतिहास आदि का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो इन सब के विमर्श से जो कवि होता है उसको व्युत्पत्ति की प्राप्ति होती है। इसलिए आचार्य मम्मट ने ऐसा कहा है कि काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणी योजने च पौनः पुण्येन प्रवृत्तिरिति त्रयः समुदिता। अर्थात तीसरा जो कारण है काव्य में हेतु है वह अभ्यास। काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, ऐसा कहा है। तो काव्यम जानाति इति काव्यज्ञः, बहुवचन में काव्यज्ञः। तो काव्य को जो जानने वाले हैं, काव्य किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा करने वाले जो लोग हैं, आचार्य लोग हैं, शिक्षक लोग हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त करके काव्य की शिक्षा या अभ्यास, उनसे काव्य कैसे लिखें, काव्य का क्या लक्षण है, ये सब समझ करके और उसके निर्देश में काव्य को लिखना, ये कहलाता है अभ्यास। तो बार बार उसके अनुसार अभ्यास करना। तो इनका बार बार अभ्यास करने की जब प्रवृत्ति होती है तो ये तीनों मिलकर के समुदित रूप में एक हेतु बनते हैं। अर्थात शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिलकर के काव्य की उत्पत्ति में एक हेतु बनते हैं, एक कारण बनते हैं। न कि तीनों जो है अलग अलग पृथक पृथक रूप से तीन कारण बनते हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए इन्होंने वृत्ति में कहा है कि त्रय समुदिता न तो व्यस्तः तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तो हेतवः। यहाँ हेतु को एक वचन में रखने का मतलब यही है कि ये तीनों मिल करके काव्य की उत्पत्ति में एक हेतु बनते हैं। इनमें से एक भी अगर हेतु नहीं है तो वह तीनों मिल करके जो एक हेतु बनता है वह भी अपूर्ण होता है। इसलिए शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों मिल करके काव्य की उत्पत्ति में एक हेतु बनते हैं, एक कारण बनते हैं। तीनों अलग अलग पृथक पृथक कारण नहीं बनते हैं। यहाँ ग्रंथकार ने शक्ति, लोक व्यवहार, शास्त्र एवं काव्य आदि के पर्यालोचन से उत्पन्न व्युत्पत्ति तथा काव्य की रचना शैली और उसके गुण दोषों के जानने वाले विद्वानों की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, इन तीनों की समष्टि को काव्य निर्माण की योग्यता प्राप्त करने का कारण माना जाता है, हेतु माना जाता है।
आचार्य मम्मट से भी पहले जो आचार्य हुए हैं उन्होंने भी काव्य के हेतु बतलाए हैं। आचार्य वामन ने भी कहा है, वामन ने जो काव्य के हेतु बतलाए हैं वो इस प्रकार है। उनके अनुसार काव्य के हेतु है लोक, विद्या तथा प्रकीर्ण। इन तीनों को काव्य का अंग, काव्य निर्माण की क्षमता प्रदान करने वाला साधन बतलाया है इन्होंने। लोको विद्या प्रकीर्णम च काव्यांगानि लोकवृत्तम लोकः शब्दस्मृत्य विधान कोश छंदो विचिति कला कामशास्त्र दंड नीति पूर्वा विद्या। ये विद्या के बारे में बताया कि ये विद्या ही है सारी। और लक्ष्यज्ञत्व अभिप्रायो वृद्ध सेवावेक्षणम प्रतिभानम अवधानम च प्रकीर्णम। इस प्रकार वामन ने काव्य के कारणों का अधिक विस्तार के साथ विवेचन किया है। प्रथम अधिकरण के 3 अध्याय के 20वें सूत्र में वामन ने इन काव्यांगों के निरूपण करने में यह बताया है जिनको आचार्य मम्मट ने केवल एक कारिका में कह दिया है। मम्मट ने वामन के लोक तथा विद्या दोनों को लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् निपुणता इसके अंतर्गत समाहित कर दिया है और प्रकीर्ण में से शक्ति को अलग कर दिया है और वृद्ध सेवा का काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास इसमें अंतर्भाव करके मम्मट ने वामन के समान 8 काव्यांगों का मुख्य रूप से 3 काव्य साधनों के रूप में प्रतिपादन किया है। प्रिय बच्चों, भामह ने भी काव्य के हेतु के विषय में बतलाया है। वामन के पूर्ववर्ती आचार्य भामह ने काव्य साधनों का निरूपण लगभग उसी प्रकार से किया है। उन्होंने लिखा है, शब्दश्छंदो विधानार्था इतिहासाश्रया कथा लोको युक्ति कलाश्चेति मंतव्या काव्य गैरवी शब्दाविधेये विज्ञाय कृत्वा तद्विदुपासनम विलोक्यान्य निबंधाश्च कार्य काव्य क्रियाधरः। इन काव्य साधनों की तुलना करने से प्रतीत होता है कि काव्य साधन सभी आचार्यों की दृष्टि में लगभग एक से ही हैं, परंतु भिन्न भिन्न आचार्यों ने उनके पौर्वापर्य अथवा विभाग आदि में थोड़ा बहुत भेद करके उनका अलग अलग ढंग से निर्माण कर दिया है, निरूपण कर दिया है। लेकिन तत्वतः उनके विवेचन में अधिक भेद नहीं है। इन सब का विचार करने के पश्चात आचार्य मम्मट के काव्य लक्षण को हम चिंतित करें तो हमें ज्ञात होगा कि द्वितीय कारिका में काव्य के प्रयोजन तथा तृतीय कारिका में काव्य के साधनों का निरूपण कर चुकने के बाद चतुर्थ कारिका में ग्रंथकार काव्य का लक्षण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो उस काव्य लक्षण को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक हमें ये समझ लेना चाहिए कि काव्य का जो हेतु है, काव्य का निर्माण का जो कारण है, वह आदिकाल से चला आ रहा है। भरत मुनि ने भी काव्य प्रयोजन के विषय में लिखा था। तो इन सब प्रयोजनों के विषय में हम आगे चर्चा करेंगे। आज तो हमने काव्य के हेतु के विषय में चर्चा की है, काव्य के लक्षण, काव्य का कारण जो है उसके विषय में हमने चर्चा की है। तो कुल मिलाकर आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य को कवि तब तक नहीं लिख सकता जब तक वह शक्ति यानी प्रतिभा से युक्त नहीं होगा, जब तक उसमें निपुणता, लोक शास्त्र काव्य आदि के अवेक्षण से निपुणता की प्राप्ति उसको नहीं होगी, और जब तक कवि काव्यज्ञों की शिक्षा के अनुसार काव्य को लिखने का बार बार अभ्यास नहीं करेगा, तब तक वह स्वयं काव्य को नहीं लिख सकता। क्योंकि वस्तुतः काव्य के लिखने में शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीनों समुदित रूप से
एक कारण बनते हैं। इसलिए काव्य के हेतु के विषय में चर्चा करते हैं तो यही ज्ञात होता है कि शक्ति, निपुणता और अभ्यास ये तीनों मिल करके काव्य की उत्पत्ति में कारण बनते हैं, हेतु बनते हैं। अस्तु, आज हम काव्य के हेतु इस विषय को यहीं पर संपन्न करते हैं। अग्रिम विषय को लेकर के हम अगले वीडियो में उपस्थित होंगे। तब तक जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।